मनुष्य स्वयं को सृष्टि का केंद्र मानता आया है। हम सोचते हैं कि इतिहास हमारे साथ शुरू हुआ और शायद हमारे साथ ही समाप्त होगा, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी, जटिल और चौंकाने वाली है। ये कहानी सिर्फ राजाओं, युद्धों या सभ्यताओं की नहीं है। ये कहानी है एक साधारण से प्राणी की, जो कभी जंगलों में डरता भागता फिरता था और आज ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहा है। लगभग 13.5 अरब वर्ष पहले, जब समय, ऊर्जा और पदार्थ अस्तित्व में आए, तब से लेकर आज तक की ये यात्रा, भौतिकी से जीव विज्ञान तक और जीव विज्ञान से इतिहास तक, यही है सेपियंस की असली कहानी। ये पुस्तक हमें आईना दिखाती है। ये पूछती है, हम कौन हैं? हम यहां तक कैसे पहुंचे? और सबसे अहम सवाल, हम आगे क्या बनने वाले हैं? ये ऑडियो बुक किसी निष्कर्ष का ऐलान नहीं करती, बल्कि एक चेतावनी है और एक आमंत्रण भी खुद को समझने का। आज से लगभग 70,000 वर्ष पहले तक मनुष्य यानी होमो सेपियंस धरती पर मौजूद अनगिनत प्राणियों में से सिर्फ एक था। उस समय हम न तो सबसे ताकतवर थे, न सबसे तेज और न ही सबसे खतरनाक। हमारे पास बड़े दांत नहीं थे, नहीं शेरों जैसे पंजे। हम शिकार नहीं करते थे। अक्सर हम दूसरों के छोड़े हुए शवों से हड्डियों का गुदा निकालकर गुजारा करते थे। मनुष्य कोई अकेली प्रजाति नहीं था। हमारे साथ साथ कई अन्य मानव प्रजातियां भी मौजूद थी। निएंडरथल, होमो इरेक्टस, डेनिसोवन और कई अन्य। धरती पर एक समय ऐसा भी था जब एक से ज्यादा मानव प्रजातियां साथ रहती थी। आज हम अकेले बचे हैं और यही बात इतिहास को संदेहास्पद बनाती है। मनुष्य का दिमाग बड़ा जरूर था, लेकिन ये कोई वरदान नहीं था। ये एक महंगा सौदा था। शरीर की कुल ऊर्जा का लगभग 25% सिर्फ दिमाग खर्च करता है। मांसपेशियां कमजोर हुई, जन्म बेहद खतरनाक बन गया, बच्चे अधूरे पैदा होने लगे, यानी सोचने की कीमत बहुत भारी थी। आग का उपयोग मनुष्य के इतिहास का निर्णायक मोड़ था। आग ने हमें गर्मी दी, सुरक्षा दी और सबसे अहम, पकाया हुआ भोजन। पका हुआ भोजन जल्दी पचता है, कम चबाना पड़ता है और दिमाग को ऊर्जा देता है। यहीं से दिमाग और संस्कृति दोनों तेजी से बढ़े। मनुष्य अचानक खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर पहुंच गया, लेकिन इतनी तेज छलांग के लिए न प्रकृति तैयार थी, न हम खुद। यही कारण है कि हमने कई प्रजातियां नष्ट कर दी, जंगल उजाड़े और शायद अपने ही भविष्य को खतरे में डाला। मनुष्य आज भी अंदर से वही डरा हुआ जीव है, बस उसके हाथ में अब बहुत ज्यादा ताकत है। लगभग 70,000 वर्ष पहले मानव इतिहास में कुछ ऐसा घटा जिसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है, कोई शिलालेख नहीं है, कोई दिन तारीख नहीं है, लेकिन उसके परिणामों ने पूरी धरती की दिशा बदल दी। इस घटना को ही संज्ञानात्मक क्रांति कहा जाता है। उससे पहले भी होमो सेपियंस मौजूद थे। वे दिखने में हमारे जैसे ही थे, उनका दिमाग भी लगभग उतना ही बड़ा था, लेकिन फिर भी वे कुछ असाधारण नहीं कर पा रहे थे। न कला, न धर्म, न जटिल औजार, न दूर दूर तक फैलती सभ्यताएं, बल्कि कई बार तो निएंडरथल मनुष्य उनसे ज्यादा सफल थे। फिर अचानक सब कुछ बदल गया। ये क्रांति किसी हथियार से नहीं आई, किसी आग से नहीं, किसी औजार से भी नहीं। ये क्रांति आई भाषा के भीतर एक बदलाव से। अब मनुष्य सिर्फ ये नहीं कह सकता था कि शेर आ रहा है, अब वो कह सकता था, कल नदी के मोड़ पर एक शेर को मैंने हिरणों का पीछा करते देखा। अगर हम 5 लोग मिलकर जाएं, तो शायद हम शिकार कर सके। यानी भाषा अब सूचना जोड़ने और साझा करने का माध्यम बन गई। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण था इंसानों के बारे में बात करना। कौन भरोसेमंद है, कौन धोखा देता है, कौन किससे जुड़ा है, किसका किससे झगड़ा है। ये साधारण लगने वाली गपशप असल में बड़ी सभ्यताओं की नींव बनी, क्योंकि इससे मनुष्य बड़े समूह में सहयोग कर पाया। चींटियां भी मिलकर काम करती हैं, भेड़िए भी झुंड में शिकार करते हैं, लेकिन उनकी सीमा है। वे केवल अपने जैसे जीवों के साथ तयशुदा तरीकों से सीमित संख्या में काम कर सकते हैं। मनुष्य पहली प्रजाति बना जो अजनबियों के साथ भी सहयोग कर सकता था, और इसका कारण था कहानियां। संज्ञानात्मक क्रांति की सबसे बड़ी देन थी काल्पनिक चीजों पर विश्वास। अब मनुष्य इन बातों पर विश्वास करने लगा। देवता, आत्माएं, कबीले, नियम और बाद में राष्ट्र, पैसा, कानून, अधिकार, ये चीजें
न तो पत्थर है, न पेड़, न नदी, फिर भी लाखों लोग इन्हें सच मानकर अपना जीवन जीते हैं। इसी दौर में पहली कलाकृतियां बनी। आधे इंसान आधे जानवर जैसी मूर्तियां गढ़ी गई और पहली बार मनुष्य ने वो देखा जो असल में था ही नहीं। यहीं से धर्म, संस्कृति और सभ्यता की शुरुआत हुई। मनुष्य ने दुनिया को ताकत से नहीं जीता, उसने दुनिया को जीता सामूहिक कल्पना से, एक जैसी कहानियों पर विश्वास करके। लाखों अजनबी एक साथ चलने लगे और यही था सेपियंस का असली हथियार। ज्ञान का वृक्ष कोई फल नहीं था, वो एक क्षमता थी, कल्पना करने की क्षमता। और इसी क्षमता ने मनुष्य को एक महत्वहीन जानवर से इतिहास का निर्माता बना दिया। कल्पना कीजिए, कोई शहर नहीं है, कोई सड़क नहीं, कोई घर नहीं, कोई घड़ी नहीं। ये दुनिया है लगभग 30,000 वर्ष पहले की। सूरज उगने से पहले ही आदम और हव्वा जाग चुके हैं। उनके पास कोई बिस्तर नहीं, कोई छत नहीं, सिर्फ पेड़ों की ओट और रात की ठंडी जमीन। उनका पहला सवाल ये नहीं होता कि आज क्या करना है, उनका पहला सवाल होता है आज खाना मिलेगा या नहीं। वे किसान नहीं हैं, वे किसी एक जगह टिककर नहीं रहते। आज वे जंगली फल खाते हैं, कंद और जड़ें खोदते हैं, कीड़े मकोड़े बटोरते हैं और अगर किस्मत अच्छी हो तो किसी छोटे जानवर का शिकार। उनका भोजन सीमित नहीं बल्कि बहुत विविध है। यही कारण है कि वे अपेक्षाकृत स्वस्थ रहते हैं। आदम और हव्वा किसी जमीन के मालिक नहीं हैं, न खेत है, न घर, न सीमा। अगर भोजन कम हो जाए तो वे आगे बढ़ जाते हैं। प्रकृति उनके लिए मालिक नहीं, साथी है। बच्चे जल्दी स्वतंत्र नहीं हो जाते, उन्हें सालों तक देखभाल चाहिए। इसलिए पूरा समूह मिलकर बच्चों को पालता है। कोई अकेला नहीं होता। रिश्ते जटिल लेकिन मजबूत होते हैं। ये जीवन कठिन जरूर है लेकिन अकेला नहीं। आदम और हव्वा मौसम पहचानते हैं, पौधों के गुण जानते हैं, जानवरों के रास्ते समझते हैं, लेकिन वे भविष्य की चिंता नहीं करते, जमा नहीं करते, तुलना नहीं करते। उनके पास न बैंक है, न बाजार, न कर्ज, न तनाव। रात को आग जलती है, शरीर थका है लेकिन मन जाग रहा है। कोई कहानी सुनाता है, किसी आत्मा की, किसी जानवर की या किसी पुराने शिकार की। यही कहानियां समूह को जोड़ती है। यही संस्कृति है, लिखी नहीं लेकिन याद रखी गई। हम अक्सर सोचते हैं सभ्यता से पहले जीवन बहुत बुरा रहा होगा, लेकिन सच्चाई यह है उनके पास कम था पर जरूरतें भी कम थी। उनका जीवन अनिश्चित था लेकिन बोझ नहीं। हो सकता है वे हमसे ज्यादा आजाद थे। आदम और हव्वा स्वर्ग से निकाले नहीं गए थे, वे पहले से ही प्रकृति के भीतर जी रहे थे। और शायद हम ही हैं जो अब उस स्वर्ग को ढूंढ रहे हैं। जब ही होमो सेपियंस किसी नए भूभाग पर पहुंचा तो उसके बाद वहां की दुनिया कभी वैसी नहीं रही। इतिहास में बार बार एक ही पैटर्न दिखाई देता है। पहले मनुष्य आता है, फिर कुछ समय बाद बड़े जानवर गायब हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो विशाल कंगारू और बड़े पक्षी विलुप्त हो गए। अमेरिका पहुंचे तो मैमथ, विशाल स्लॉथ और कई अन्य प्रजातियां खत्म हो गई। ये संयोग बहुत बार हुआ, इतनी बार कि अब इसे संयोग कहना मुश्किल हो जाता है। लंबे समय तक माना गया कि मौसम बदला, बर्फ युग आया, प्रकृति ने सफाई कर दी, लेकिन सबूत कुछ और कहते हैं। जहां जहां सेपियंस पहुंचा वहां वहां बड़े जानवर थोड़े ही समय में लुप्त हो गए। मनुष्य के पास आग थी, बेहतर हथियार थे और समूह में शिकार करने की क्षमता थी। यह पहली बार था जब कोई एक प्रजाति पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को हिला रही थी। यह विनाश शायद जानबूझकर नहीं था। मनुष्य को यह पता ही नहीं था कि किसी एक प्रजाति का खत्म होना पूरे पर्यावरण को बदल सकता है। मनुष्य शिकारी था पर वो परिणामों से अनजान था और यही अज्ञानता सबसे खतरनाक साबित हुई। दुनिया की लगभग हर सभ्यता में एक महाप्रलय की कथा मिलती है। कहीं बाढ़, कहीं देवताओं का क्रोध, कहीं पूरी दुनिया का नाश। शायद ये कहानियां किसी वास्तविक याद का रूप थी, जब मनुष्य ने पहली बार देखा कि उसके कार्य पूरी दुनिया बदल सकते हैं। सेपियंस धरती पर आया तो उसने केवल
अन्य मानव प्रजातियों को नहीं हटाया, बल्कि असंख्य पशु प्रजातियों को भी। ये इतिहास का पहला अध्याय था जहां मनुष्य प्रकृति का शिकार नहीं बल्कि उसका नियंत्रक बनने लगा। और यही रास्ता हमें आज तक लाया है। हम अक्सर सोचते हैं कि पर्यावरण संकट आधुनिक दुनिया की समस्या है, लेकिन सच्चाई ये है, ये कहानी 70,000 साल पहले शुरू हो चुकी थी। प्रलय कोई एक घटना नहीं थी, वो एक प्रक्रिया थी, और उस प्रक्रिया के केंद्र में हम थे। पार्ट 1, समापन कथन, क्लोजिंग नरेशन। द कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। मनुष्य ने दुनिया को ताकत से नहीं बदला, उसने दुनिया को बदला सोच से। हम एक साधारण जानवर थे, न सबसे तेज, न सबसे ताकतवर, न सबसे सुरक्षित, लेकिन हमने कहानियां गढ़ी। हमने उन चीजों पर विश्वास करना सीख लिया जो दिखाई नहीं देती। देवता, आत्माएं, कबीले और पहचान। हमने आग को साधा, भाषा को बदला और कल्पना को हथियार बना लिया। लेकिन इसी शक्ति के साथ एक कीमत भी जुड़ी थी। जहां जहां हम पहुंचे वहां दुनिया बदल गई। कुछ प्रजातियां गायब हो गई, कुछ जंगल शांत हो गए, और ये सब शुरुआत थी। संज्ञानात्मक क्रांति ने हमें प्रकृति से अलग नहीं किया, उसने हमें प्रकृति पर असर डालने वाला बना दिया। आज जब हम शहरों में रहते हैं, आकाश को छूते टावर बनाते हैं और ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करते हैं, तो ये याद रखना जरूरी है, हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी कल्पना है, और हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी। अगले भाग में हम देखेंगे कि जब मनुष्य ने प्रकृति को बदलने की जगह उसे नियंत्रित करने की कोशिश की तो क्या हुआ। यह थी संज्ञानात्मक क्रांति, और आगे है कृषि क्रांति।